हमने चैप्टर नंबर 12 को ख़त्म कर लिया। अब हम इस चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू कि कौन कौन सा टॉपिक किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इधर फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन और द शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगर आप इस चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक देखें कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ एक बहुत अच्छा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन चूँकि बुक का एक तो पहला टॉपिक, दूसरा ये टॉपिक आप लोगों ने बेसिक्स इसकी पढ़ ली थी 10th क्लास में, तो ऐसे टॉपिक के चांसेस कम होते हैं बोर्ड में आने के जिसको आपने पहले से पढ़ रखा है। तो बहरहाल फिर भी चांस ज़रूर रहता है कि अगर बोर्ड में पूछा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। और साथ इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है। कुछ वैल्यूज़ थी लाइक के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, उसके यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। साथ एप्सिलॉन नॉट का कॉन्सेप्ट था, एप्सिलॉन आर का कॉन्सेप्ट था। एक पिंक कलर का वहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, उस पिंक कलर के बॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पर उन्होंने मेंशन किए हुई हैं कुछ एप्सिलॉन आर के लिए वैल्यूज़ फॉर द डिफरेंट मीडियम। उन वैल्यूज़ को याद रखें, MCQs में पूछी जाती हैं। कुछ चीज़ें मैं उनमें से फिर भी आपको मार्क करवा देता हूँ। बुक है मेरे पास, अगर आप बुक के ऊपर मूव करें, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 के अंदर एक टेबल है जी 2.1। इस 2.1 के टेबल में वैक्यूम की वैल्यू याद रख लें, एयर की वैल्यू 1.006, ठीक है। उसके बाद इसमें से वैल्यू याद रख लें जो अक्सर यूज़ होते हैं ना, उन वाटर 78.5। क्यों वाटर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है ना वो वाटर के लिए है। नेक्स्ट इसमें चलें तो बच्चों इसमें टॉपिक है जी फील्ड्स ऑफ फोर्स। फील्ड्स ऑफ फोर्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। MCQ शॉर्ट में चीज़ें पूछी जाती हैं। फील्ड ऑफ फोर्स के अंदर एक्सप्लेन की गई है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको डिफ़ाइन करें। डिफ़ाइन करने के बाद उसका सिंबल, फार्मूला, यूनिट, क्वांटिटी और ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। MCQs और शॉर्ट के हवाले से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी शॉर्ट के हवाले से MCQs बड़ा इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि किस बंदे ने प्रपोज की थी फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड ही वाज माइकल फैराडे। फिर इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अगर वो कर्व लाइन है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कर्व लाइन हो तो आपने पढ़ा था आप टेंजेंट ड्रॉ करें जिस पॉइंट पर आपने ई की वैल्यू फाइंड करनी है। पूरी कर्व की तो हम बात नहीं कर सकते, उसमें से किसी एक ख़ास पॉइंट पर जिसका आपसे पूछा गया है आप उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दूसरा इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन कट ईच अदर। नो, एक्सरसाइज में भी है, वहाँ पर फिर एक्सप्लेन कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है जी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली है इसमें ज़ायरोग्राफी, ड्राई राइटिंग, जिसमें आपने पढ़ा फोटोकॉपी मशीन के बारे में। तो इस टॉपिक को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। और इसमें पूरे टॉपिक के अंदर जो सबसे की चीज़ है वो ड्रम जो बना हुआ है एल्यूमिनियम का, जिसके ऊपर कोटिंग है सेलेनियम की। सेलेनियम इज़ अ फोटो कंडक्टर दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन लाइट वाइल इट इज़ इंसुलेटर व्हेन इट इज़ डार्क। डार्क मीडियम के अंदर इंसुलेटर होगा और लाइट जब ब्राइट इन्वायरमेंट होगा इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये फोटो कंडक्टर है, लाइट की प्रेजेंस में कंडक्टर, आम हालात में डार्क मीडियम के अंदर इंसुलेटर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में नहीं देखा गया, लेकिन टॉपिक की लेंथ इतनी है कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो इसको भी थोड़ा बहुत लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन मेजर इसको आप यही ज़हन में रखें कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे फार्मूले में जब इसको फार्मूला पढ़ते हैं तो इस फार्मूला को E.A जब करते हैं फाई इज़ इक्वल टू E.A, इस फार्मूला के अंदर वो समझते हैं कि ए एरिया है। ए एरिया नहीं है, ए इज़ द एरिया वेक्टर। ए इज़ द एरिया वेक्टर। तो जब वो वेक्टर एरिया है, एरिया वेक्टर है, तो आपने इसको एज ए वेक्टर क्वांटिटी डील करना है। इस बोर्ड का वेक्टर एरिया क्या है, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल, इट विल कम आउट फ्रॉम द बोर्ड और इट विल गो इनसाइड द बोर्ड। वो आप पे है कि आप वो नॉर्मल किस तरफ को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट इसमें जी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। इस टॉपिक को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है, क्योंकि
इसका अगला हिस्सा जो वो आगे अटैच हम करते हैं, हम उसको अटैच कर देते हैं गॉसेस लॉ के साथ। तो अगर गॉसेस लॉ और इसको मिलाकर पूछा जाए, क्योंकि यही असल में गॉसेस लॉ की जो बेसिक है, तो तब इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है और बोर्ड में भी इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन देखा गया। नेक्स्ट टॉपिक है जी गॉस लॉ। गॉस लॉ का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट एज सच लॉन्ग के तौर पर नहीं है, लेकिन जब बात आ जाती है गॉस लॉ की एप्लीकेशंस की, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली एप्लीकेशन तो आती है शॉर्ट में, अगली जो दोनों एप्लीकेशन है ना, इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज एंड द वैल्यू ऑफ ई फॉर टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ये जो दोनों है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के तौर पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, डायग्राम्स बनाएं, और उसके बाद गॉस लॉ चाहे पूछा चाहे नहीं पूछा, आपने लिखना ही लिखना है। मतलब आपको एप्लीकेशन में कह दिया गया कि फ़लाँ एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करें, तो सिर्फ एप्लीकेशन नहीं लिखनी, गॉस लॉ को पहले, गॉसेस लॉ को आपने एक्सप्लेन करना है उसके ऊपर। नेक्स्ट इसमें चलें तो टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको नहीं करना, लेंथ देकर ये नहीं कहना कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, नेवर। ये टॉपिक खुद एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट उसका वोल्ट है, वोल्ट को आगे डिफ़ाइन करें, ठीक है। पूरे का पूरा टॉपिक आपने डील करना है इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये टॉपिक भी डील होगा। इस टॉपिक के अंदर ये जो आखिर पे बिल्कुल देखें ना, पेज नंबर 16 के बिल्कुल एंड पे, वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, इसको आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन, और कभी कभार एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। वो कुछ यूँ पूछ सकते हैं कि वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल टू, नीचे कुछ ऑप्शंस दे दें, न्यूटन पर कूलम भी उनमें से कोई एक हो, तो आपने न्यूटन पर कूलम को चेक करना होगा। नेक्स्ट जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बोर्ड में अक्सर रिपीट होने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आपने ज़रूर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और इसको अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन दें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्योंकि क्वेश्चन ही यही है, टू फाइंड द पोटेंशियल बाय अ पॉइंट चार्ज। तो पहले पोटेंशियल को डिफ़ाइन तो करें, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करें, फिर पॉइंट चार्ज की डायग्राम बनाएं, डायग्राम को लेबल करें, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करें, देन यू शुड मूव टू द प्रूफ, और इसको फिर इस तरह वाइंड अप करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, चैप्टर का पेज नंबर 20, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पूरी बुक के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यही है, मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, अब फिर से एक्सप्लेन किया जा रहा है। मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप मेथड को अटेम्प्ट करते वक्त नीट एंड क्लीन डायग्राम की डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वाजे हो, एक एक चीज़ को आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ हो, जो आपने बीच में सिंबल्स यूज़ किए डायग्राम के अंदर, चैम्बर के लिए C, उसके बाद एटोमाइज़र के लिए A, माइक्रोस्कोपिक व्यू के लिए M, लेंस के लिए कैपिटल L, इसी तरह विंडोज़ के लिए W, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए V, एंड सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स के लिए सिंबल D। तो इन सारों को आप मार्कर्स के साथ लिख के, मार्कर के साथ लिखने के बाद इनको डिस्क्राइब करें, आगे डिस्क्रिप्शन दें इनकी कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। फिर प्रूफ इसका आपने इकट्ठा नहीं लिख देना सारा एक ही फ्लो में, जिस तरह से उसके हिस्से हैं कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ है, फिर मास की सिग्निफिकेंस क्या है, उसको क्यों हम अलग से फाइंड कर रहे हैं, फिर रेडियस की सिग्निफिकेंस क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आपने कवर बीच में करना है और प्रूफ को एक्सप्लेनेशंस के साथ लिखना है। जिस तरह बुक पे है कि दरमियान में एक्सप्लेनेशन, फिर एक स्टेप, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर स्टेप, तो उसको उसी तरह पूरा करना है। कैपेसिटर का टॉपिक, कैपेसिटर का जो खुद का टॉपिक है पेज 22 का, वो जो तकरीबन 15 से 20 लाइनों का, दैट इज़ प्योरली शॉर्ट क्वेश्चन, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। और एक और चीज़ इसमें बड़ी क्लियर लाइन एक लिखी हुई है कि इनको माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था, या डिज़ाइन किया था, सॉरी, माइकल फैराडे ने इनको डिज़ाइन किया था फर्स्ट टाइम। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपने याद रखनी है कि माइकल फैराडे का जो ताल्लुक़ था वो इंग्लैंड से था, ही वॉज ब्रिटिश साइंटिस्ट। तो इंग्लिश साइंटिस्ट लिखा हुआ है, जहाँ पे डेफिनेशन है ना उसके बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है आफ्टर द फेमस इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे। और उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन
मिलीगन ऑयल ड्रॉप की इंपॉर्टेंस को कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ना पूछे जाने वाला सवाल है, प्रिपेयर आप फिर भी करेंगे, हमने अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है, लेकिन कम पूछा जाता है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इट कैन बी अ वेरी गुड लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। लास्ट टॉपिक जो अभी हमने किया, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने ज़रूर पूरा अटैम्प्ट करें, एक एक चीज़ का रेफरेंस दें। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो जो प्रूफ मैंने आपको करवाया था ये टाइम कांस्टेंट के लिए, ये प्रूफ करना आपके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, क्योंकि आपकी बुक के ऊपर मेंशन नहीं है। जो एंड पे रिलेशन था ना, Q इज़ इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस 1/e, बस इसको अगर आप लिख दें तो आई थिंक इट विल बी सफिशेंट। ई की वैल्यू 2.71, हम शॉर्ट में पूरी वैल्यू लिखें तो एग्जैक्ट आपके पास 63% आंसर आ जाएगा, तो वो आप एक्सप्लेन कर दें। उसके अलावा इसको ऐसा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट हम इसमें जो अगले हिस्से में कवर करेंगे वो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स होंगे। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एग्जाम्पल, और उसके बाद हमारा जो गोल होगा कुछ एडिशनल चीज़ें, कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल्स, कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए जाएं, ताकि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जितना अच्छा हमारा बन सके वो हमारे लिए उतना बेहतर है। ये मतलब नहीं कि हमने टॉपिक्स पढ़ लिए तो हम इस चीज़ को एक दफ़ा फिर से चेक भी करेंगे, और मज़ीद बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन, क्योंकि आपकी बुक में आपको पता है एमसीक्यूज़ का पोर्शन किसी चैप्टर में नहीं है सिवाय 18 के 6 से 7 एमसीक्यूज़ के। चैप्टर 18 के अलावा कहीं पर एमसीक्यूज़ नहीं है पूरी बुक में, तो वो पोर्शन भी हम आपको साथ साथ करवाएंगे। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम जा रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ रीजन ऑफ अ स्पेस। पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि आप इस रीजन ऑफ स्पेस में घूम रहे हैं। मैं एक बाउंड्री बना देता हूँ कि ये एक रीजन ऑफ स्पेस है, इस पूरे रीजन के अंदर पोटेंशियल सेम है। मतलब पोटेंशियल सेम होने का मतलब जितना पोटेंशियल एक पॉइंट पर है उतना ही पोटेंशियल दूसरे पॉइंट पर भी है। मैं यहाँ पर कोई VA कह देता हूँ, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट कह देता हूँ दैट इज़ VB, और पोटेंशियल सेम होने का मतलब ये है VA इज़ इक्वल टू VB। तो ये क्वेश्चन की पहली लाइन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। तो आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E के बारे में आपकी क्या राय है, E यहाँ पर ज़ीरो होगा या नहीं होगा। तो E के लिए एक बेसिक फार्मूला है, E के लिए बेसिक फार्मूला है E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ठीक होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब मैं इस फॉर्मूले को सॉल्व करूँ तो मैं इसमें यूँ लिख सकता हूँ डेल्टा V, B माइनस A या A माइनस B डजेंट मैटर, क्योंकि जब A और B आपस में इक्वल हैं तो VA माइनस ब्रैकेट है VB ओवर डेल्टा R। ये डेल्टा R क्या चीज़ है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में स्पेसिंग, D से भी आप लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। E इज़ इक्वल टू VA माइनस VB, वो इक्वल है, जितना A है उतना ही B है, तो इक्वल ज़ीरो, माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, डेल्टा R देन E विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने ये बात सीखी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी जी, इट विल बी ज़ीरो। Question number 2, suppose that you follow an electric field line due to positive charge. Suppose you follow an electric field line due to positive charge. ये हमारे पास positive charge, हम इसमें से निकलने वाली हर डायरेक्शन में लाइन निकलेगी ना, हम उसमें से किसी एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं। Do electric field and the potential increase or decrease? Do electric field and potential, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने बताना है क्या होगा, पोटेंशियल के बारे में क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि आपने इस लाइन को फॉलो किया, मतलब आप इस चार्ज से अवे मूव कर रहे हैं, तो E की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, V की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों के फार्मूलाज लिखें। E के लिए अगर हम फार्मूला देखें तो E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q ओवर R स्क्वायर। V के लिए फॉर्मूला देखें तो V के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डिटेल्ड फॉर्मूला 1/4πε0 Q ओवर R। इन दोनों फार्मूलाज में R क्या चीज़ थी? R था इस पॉइंट चार्ज से हमारा डिस्टेंस। R था जी हमारा इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से रिलेशन बनाऊँ तो E का रिलेशन होगा E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पर V का रिलेशन बनाऊँ तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा E की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी। यहाँ पर जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा V की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी। हम जब चार्ज से अवे मूव करते हैं तो E कम हो जाता है, हम चार्ज से अवे मूव करते हैं पोटेंशियल भी कम हो जाता है। अब ये तो हो गया प्रूफ जो आपने पेपर में लिखना। इसके अलावा कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट एक दफ़ा फिर देख लें। E के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था? हमने E के लिए रूल पढ़ा था कि सपोज़ हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ एमिट होती हैं। अब अगर आप इन्हीं लाइंस में से किसी एक को फॉलो करें तो आप पे क्या इफ़ेक्ट होगा? जो इफ़ेक्ट एक लाइन का होगा ना, वही इफ़ेक्ट आपको हर एक लाइन पर मिलेगा। मतलब अगर एक लाइन को फॉलो करके अवे जाने पर कम हो रहा है ना, तो सारी लाइंस के ऊपर ऐसा ही होगा। और इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ते वक्त फैराडे के जो लाइंस थी उनसे ये कंक्लूड किया था। हमने ये कहा था कि जहाँ कहीं पर ये लाइंस एक दूसरे के क्लोज़र हैं, यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग। जहाँ पर ये लाइंस एक दूसरे से अवे हैं, यहाँ पर फील्ड वीक। ठीक है, सर्कल नंबर A और B। अगर A में देखें तो इन दोनों लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू इन्हीं दो लाइंस का डिस्टेंस अगर मैं सर्कल B पे देखूँ तो। अब चूंकि ये लाइन का डिस्टेंस एक दूसरे से सेपरेशन बढ़ गई तो इस बात का मतलब ये हुआ कि E की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमने ये बात पढ़ी कि जैसे ही सेपरेशन इन दोनों लाइंस के दरमियान में बढ़ती है E की वैल्यू कम हो जाती है। और दूसरा, हम चार्ज से अवे मूव कर रहे हैं, चार्ज के जितना क्लोज़र हों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा, चार्ज से जितना दूर चले जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम। तो ये फार्मूला E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर क्लियरली ये शो कर रहा है कि जब डिस्टेंस बढ़ेगा E की वैल्यू कम हो जाएगी। रही बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल के फार्मूले से R जितना बढ़ेगा पोटेंशियल उतना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अवे मूव करना होता है तो जब E उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा तो डेल्टा V की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एक और तरीक़ेकार है, अगर आपको रिलेशन भूल जाए ना तो इनमें से कोई एक याद हो तो दूसरे को फाइंड कर सकते हैं। E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ये रिलेशन कौन सा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर E कम हो रहा है तो V भी कम होगा, अगर E बढ़ रहा है तो V भी बढ़ रहा है। ठीक हो गया? तो ये एक छोटा सा आप इसमें कर सकते हैं एडिशन। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, स्टेटमेंट हम उसकी पढ़ते हैं पहले, तब तक क्लियर कर लें ताकि हम उसको साथ साथ नोट कर सकें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। तो क्वेश्चन ये लिखा गया है, how can you identify that which plate of the capacitor is positively charged? Suppose हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की दो प्लेट्स, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है। अगर तो मैं यूं ड्रॉ कर दूं और ऊपर मैं लिख दूं पॉजिटिव और नेगेटिव का बना दूं, अब तो अंडरस्टूड हो गया कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा नहीं करना, आप यूं बना लें, ये दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं, मुझे नहीं पता इनमें से किस पे पॉजिटिव चार्ज है किस पे नेगेटिव चार्ज है। तो एक सिंपल सा रूल है, आप इन दोनों प्लेट्स को वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दें, वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दें। अगर हम इस प्लेट को वोल्ट मीटर के साथ इस कैपेसिटर को कनेक्ट करें
तो वोल्ट मीटर की नीडल हमें डिफ्लेक्शन शो करती है। ये वोल्ट मीटर की नीडल शुरू पर अभी हमने कनेक्ट नहीं किया, यहाँ से कनेक्शन हमने तोड़ दिया, ये दरमियान में होगी नीडल। अब इस नीडल की इस कनेक्शन को कंप्लीट करें, जैसे ही ये कनेक्शन कंप्लीट होगा नीडल डिफ्लेक्ट करेगी या राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे। नीडल जिस साइड पर भी डिफ्लेक्ट करे, मैं डिफ्लेक्शन करवा रहा हूँ मीन से राइट साइड पर, नीडल की इनिशियल पोजीशन ये थी, नीडल वहाँ से राइट साइड पे मूव की, इसका मतलब राइट वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर नीडल लेफ़्ट साइड पर डिफ्लेक्ट कर जाए, इसका मतलब लेफ़्ट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब जिस तरफ नीडल डिफ्लेक्ट करेगी उसी साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर इसमें एक और चीज़ भी है, एक और तरीक़ाकार भी है। अगर आपको वोल्ट मीटर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए एक तरीक़ाकार है, वो ये है कि आप वोल्ट मीटर इस सारे सेटअप को छोड़ दें। हमें नहीं पता कि इनमें से किस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, किस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अरेंज करें। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है, और इस पे कोई ना कोई चार्ज रखें। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर इस वक्त पॉजिटिव चार्ज है। सपोज़ इस गोल्ड लीफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैं फिर एक दफ़ा वो कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज़ करवा दूँ। पॉजिटिव चार्ज होने का ये क्लियर मतलब है कि पॉजिटिव की तादाद नेगेटिव से ज़्यादा है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि नेगेटिव है ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज अगर किसी बॉडी पर है तो इसका मतलब है पॉजिटिव की अमाउंट नेगेटिव से ज़्यादा है। नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है लेकिन वो कम है। अब इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को इस प्लेट के करीब लेकर जाएं। अगर करीब लेकर जाने पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर ये गोल्ड लीफ के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गई, मतलब पॉजिटिव मज़ीद नीचे आ गया और यहाँ पर ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पहले इस पर पॉजिटिव चार्ज था, मज़ीद पॉजिटिव चार्ज आया, तभी तो ये डिफ्लेक्ट ज़्यादा करेंगी। और डिफ्लेक्ट होने के बाद अब इनकी इनिशियल पोजीशन कुछ यूँ हो जाएगी। अगर तो ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये डिफ्लेक्शन कम हो जाए तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है उस प्लेट के ऊपर। ये रूल मज़ीद सिंपल कर देते हैं। अगर आपकी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसे आप एक प्लेट के पास लेकर जाए। अगर तो गोल्ड लीव्स की डिफ्लेक्शन पहले से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब उस प्लेट पे भी वही चार्ज है जो इलेक्ट्रोस्कोप पर है। इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव था, उस प्लेट पे भी पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव है, डिफ्लेक्शन बढ़ गई है, तो उस प्लेट पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो यूँ हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को भी यूज़ करके चार्ज पता कर सकते हैं कि उस प्लेट पे चार्ज कौन सा है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फोर्स or the forces on a positive charge point charge when placed between the parallel plates। मतलब इस बात का क्या है, हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके दरमियान में हमने चार्ज को प्लेस कर रखा है। हमारे पास एक ये पैरेलल प्लेट, एक ये दूसरी पैरेलल प्लेट, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है और चार्ज का जो नाम बुक पे लिखा गया है दैट इज़ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों प्लेट्स हमने ड्रॉ कर दी और इनके दरमियान में एक यूनिट पॉजिटिव या पॉइंट चार्ज है विद सिमिलर एंड इक्वल चार्ज। विद सिमिलर एंड इक्वल चार्ज का मतलब ये है कि इन दोनों प्लेट्स के ऊपर एक जैसा चार्ज है और एक जितना चार्ज है। सिमिलर का मतलब एक जैसा है, मतलब दोनों पे पॉजिटिव है, एंड इक्वल दोनों के ऊपर एक जितना चार्ज और एक जैसा चार्ज है। अब इस पॉजिटिव पार्टिकल पे क्या इफ़ेक्ट होगा? पॉजिटिव को रिपेल करता है। अब ये प्लेट भी इस चार्ज को रिपेल करेगी, ये प्लेट भी इस चार्ज को रिपेल करेगी। दोनों साइड से फोर्स की अमाउंट सेम, दोनों साइड से जब फोर्स की अमाउंट सेम होगी, चार्ज के ऊपर ऑपोजिट साइड से फोर्स लग रही है, इट विल कैंसल आउट। एग्जांपल फिर से, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपने पुश करना है। एक तरफ से आप पुश कर रहे हैं, एक तरफ से आपका कोई फ्रेंड है वो पुश कर रहा है। यहाँ से आपने फोर्स लगाई, यहाँ से उसने फोर्स लगाई।
दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, तो जो इनका सम होगा वो इनका सम आप किस तरह लिखेंगे, F माइनस एफ इज इक्वल टू 0। एक के साथ प्लस का साइन, दूसरे के साथ माइनस का साइन, बिकॉज देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट। यहाँ पर भी वही केस, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट, अमाउंट सेम, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। चार्ज के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं होगी, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट उसने हमसे यही पूछा था कि फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि दो इक्वल फोर्सेस और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट। और इस फोर्स को अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को जब आपने यूज़ करना है तो यहाँ पर Q1 क्या पुट करना है और Q2 क्या पुट करना है। याद रखिएगा, इस चार्ज के लिए आप Q1 और इस प्लेट को आप Q2 कह दें, और इस प्लेट को मैं कह रहा हूँ Q3। तो अभी मैं F फाइंड कर रहा हूँ ना, मैं इस फोर्स को कह रहा हूँ F। तो अब ये Q1 और Q3 के दरमियान में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे Q1 Q3 ओवर आर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया F। दूसरी फोर्स जो दूसरे एंड से है वो F डैश है। जब मैं F डैश कैलकुलेट करूँगा मैं उसको कह देता हूँ F डैश विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस केस के अंदर भी जो आंसर यहाँ से आएगा वही आंसर वहाँ से होगा। क्यों? क्योंकि Q3 और Q2 आपस में इक्वल है, बोथ प्लेट्स हैव इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। जब ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम आएगी तो F प्लस F प्राइम विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। जब आप आर कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स लगाएंगे तो यूनिट वेक्टर्स के केस में यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्वेश्चन का बी पार्ट में ये पूछा गया है विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज, मतलब इन दोनों प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है और आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन का पार्ट ए था। ये क्वेश्चन का पार्ट बी, दोनों प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट और इक्वल चार्ज है। तो ये प्लेट नंबर 1 पॉजिटिव, एक दूसरी प्लेट इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, अमाउंट इक्वल। दोनों, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, तो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, इन दोनों के दरमियान में आपने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ से ये चार्ज इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। और अगर ये रिपेल करता है तो यहाँ पर फोर्स F और यहाँ पर भी फोर्स F। अब की बार माइनस साइन नहीं लगेगा, गौर से देखें तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सिमिलर है। यहाँ पर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, यहाँ पर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सिमिलर है। और जब सिमिलर डायरेक्शन हो तो फोर्सेस का सम हमेशा ऐड करके निकाला जाता है, F प्लस F विल बी इक्वल टू 2F। तो जब ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स होंगी तो डबल फोर्स एक्ट कर रही होगी, क्योंकि दोनों का एक ही मकसद है, और वो मकसद दोनों प्लेट्स का क्या है कि चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो। पॉजिटिव का भी यही है कि वो पॉजिटिव से रिपेल करे, नेगेटिव की तरफ भेजे। नेगेटिव का भी यही है कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो अल्टीमेटली चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सिमिलर, दोनों को ऐड करेंगे, F प्लस F 2F डबल फोर्स एक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर वाई। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्रॉस ना करने की वजह क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद रखिएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायग्राम में रेस कर चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने इस वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज की बात होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी। इस केस में तो हमारे लिए वर्किंग करना आसान होता है, लेकिन जब
लाइंस कर्व हो जाएं फिर क्या करते हैं, फिर हमने पढ़ रखा है हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अगर लाइंस कर्व है, सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन ड्रॉ कर देते हैं जी, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो पॉजिटिव से जो लाइन निकलेगी वो फिनिश होगी जाके नेगेटिव पे, जो लाइन पॉजिटिव चार्ज से एमिट होगी वो नेगेटिव पे जाके ख़त्म होगी। तो वो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ जी मैं। अच्छा, इन लाइंस को बनाते वक्त ख़याल रखना है कि लाइन एक दूसरे को कट ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं कर सकती, और वही हमारा क्वेश्चन है, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। एक दफ़ा उसको मैं ड्रॉ कर लूँ तो आपको समझाना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो असल में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम यहाँ पर हमें आती है कि जब तक तो हम लाइन स्ट्रेट की बात कर रहे थे तब तक तो डायरेक्शन फाइंड करना मसला ही कोई नहीं है, लेकिन जब लाइन हो जाए कर्व तब हमारे लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कि अब इस कर्व लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। तो कर्व लाइन के लिए डायरेक्शन के लिए परेशान नहीं होना, आपने सपोज इस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड करनी है, यहाँ पर ड्रॉ करें टेंजेंट, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट वो उसकी डायरेक्शन। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब भी आपने डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो आप उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वट एवर द पोजिशन इज़, जहाँ पर मर्जी कह दें आपने हमेशा टेंजेंट ही ड्रॉ करना। टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। उसकी वजह यह है कि अगर लाइंस एक दूसरे को कट करें तो लाइंस एक दूसरे को कट करने पर एक से ज़्यादा टेंजेंट गुजर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लाइंस एक दूसरे को कट कर दें, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की, दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया, अब बनाएं इस पे टेंजेंट। तो ये ब्लैक कलर की लाइंस टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है, ये यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ हो गया। टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है, ये लें, एक से ज़्यादा टेंजेंट बन गए। क्या एक से ज़्यादा टेंजेंट एग्जिस्ट करता है? नेवर, एक से ज़्यादा टेंजेंट नहीं हो सकते। सो चूँकि डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट का सहारा लेते हैं, एंड देयर कैन ओनली बी वन टेंजेंट एट अ सिंगल स्पॉट, सो electric field lines cannot cross each other, because if they cross you can draw more than one tangent, so electric field lines never cross each other. And being a vector quantity, वेक्टर क्वांटिटी की हमें पता है जी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, उसके लिए वर्ड ज़हन में रखिएगा, इट हैज़ वन स्पेसिफिक डायरेक्शन, कि वेक्टर क्वांटिटी की सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो गए तो क्या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी? नो, एक से ज़्यादा स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं हो सकती, एक डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी की, इसलिए हमने एक ही टेंजेंट को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ अ पॉइंट चार्ज क्यू, मैं इसको रेज कर लूँ, साथ साथ हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। इफ़ अ पॉइंट चार्ज Q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? हमारे पास एक चार्ज है जी Q, पॉजिटिव चार्ज है, नहीं भी लिखा तो कोई मसला नहीं, पॉइंट चार्ज कोई मसला नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मास है m, इज़ रिलीज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, फिर वीक हो गया, फिर वीक हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, कहीं पर फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कहीं पर फील्ड वीक होता जा रहा है। कैसे हो रहा है करते हैं, कैसे की सिचुएशन है मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये इस लाइन का मतलब क्या है कि वो सेम डायरेक्शन में, मतलब यूँ नहीं है कि आपके पास ये एक चार्ज है जिसका फील्ड है, ये इसका फील्ड है, आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन को पास करवाना है। अगर तो मैं मूव करवा दूँ कुछ यूँ, ये एंटी टेस्ट के हवाले से अब चीज़, अगर तो मैं इस चार्ज को यहाँ से यूँ मूव करवाऊँ
तब ये चार्ज स्ट्रेट पाथ पे मूव नहीं करेगा। चार्ज स्ट्रेट पाथ पे क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि यहाँ पर फील्ड वीक, यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग, चार्ज के करीब जा रहे हैं ना हम, यहाँ पर फील्ड मज़ीद स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर फील्ड वीक। क्योंकि जैसे ही चार्ज से अवे जाना शुरू करेंगे फील्ड वीक होना शुरू हो जाएगा। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर चार्ज ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये पाथ स्ट्रेट नहीं बनेगा, बल्कि ये पाथ कुछ यूँ बनना चाहिए कि जहाँ पर वो चार्ज के बिल्कुल सामने से गुजरेगा रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी। अब इसी चीज़ को जो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में ये कहा गया, हमें बाउंड किया उन्होंने कि आपने चार्ज को यूँ नहीं मूव करवाना, आपने चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग मूव करवाना है। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपने उसी लाइन के अलॉन्ग चलना है। मतलब यूँ है कुछ सिचुएशन कि आपने चार्ज को यूँ नहीं मूव करवाना, आपने चार्ज को मूव करवाना है कुछ यूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ते हैं। चार्ज हमने यूँ मूव करवाना है, ये है चार्ज Q जिसका मास m है, उसको हम इधर मूव करवा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार फिर से, इफ़ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन बाहर ही निकलती है ना पॉजिटिव की, उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है। विल इट मेक अ रेक्ट लीनियर मोशन? रेक्ट लीनियर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, लीनियर स्ट्रेट पाथ पे जी, तो चार्ज स्ट्रेट पाथ में ही मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग उसने मूव करना है, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल करना है, वो उसी पाथ पे चलता जाएगा। तो पाथ हमेशा इस केस के अंदर चार्ज का स्ट्रेट रहेगा। लेकिन अगर आप फील्ड लाइन के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर से क्रॉस कट करवा रहे हैं किसी चार्ज को, फिर चार्ज का पाथ स्ट्रेट नहीं होगा, फिर उसमें कर्व होगा। लेकिन अगर फील्ड लाइन अगर वो फील्ड लाइन के पैरेलल चल रहे हैं, फील्ड लाइंस के पैरेलल चल रहे हैं, फिर पाथ स्ट्रेट होगा। अगर फील्ड लाइंस को हम क्रॉस कट करके निकल रहे हैं, इसका मतलब फिर पाथ कर्व्ड होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना ये है कि फील्ड लाइन के अलॉन्ग क्या होगा, तो फील्ड लाइन के अलॉन्ग द पाथ विल बी स्ट्रेट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 12.7 और ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है जी। इज E necessarily zero inside a charged rubber balloon if balloon is spherical? अच्छा, अब इसमें जो आपको सिचुएशन दी गई है वो कुछ यूँ है, इज़ E नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून, कि ये आपके पास एक चार्ज रबर बैलून है जिसकी शेप है स्फेरिकल। तो स्फेरिकल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इट विल बी अ सर्कल फॉर यू, कि आपके लिए ये एक सर्कल ही होगा, क्योंकि बोर्ड पे स्फेयर बनाना मुमकिन नहीं है। आप कंसिडर करें एक बॉल है आपके पास, ये एक बैलून है गोल बिल्कुल स्फेयर। अब उसके अंदर E की वैल्यू क्या ज़रूरी है कि ज़ीरो होगी, और कंडीशन क्या है वो आगे लिखी है। कंडीशन ये है, एज्यूम दैट चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, के आपने चार्ज को बैलून की सरफेस के ऊपर स्प्रिंकल कर रखा है। अब बैलून की सरफेस के बाहर चार्ज है, जब बैलून की सरफेस के बाहर चार्ज होगा E will be necessarily zero. Yes, E will be zero when charge is outside the surface. क्यों? क्योंकि गॉस लॉ की स्टेटमेंट पे चलें, प्रूफ करना तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उससे पहले लॉजिकल आंसर देकर इस बात को ख़त्म कर दें कि E हमेशा ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट ही यही है कि व्हेन चार्ज इज़ इनक्लोज्ड इन इट, ठीक है ना, जब चार्ज सरफेस के अंदर हो तब की बात हम करते हैं, जब चार्ज ही सरफेस से बाहर है। जब चार्ज ही सरफेस से बाहर है तो फ्लक्स ज़ीरो होने का मतलब E विल बी ज़ीरो, ठीक है। फ्लक्स को हमने डिफाइन गॉसेस लॉ के केस में किया था, फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस बात का भी यहाँ पर क्लियर मतलब है कि जब चार्ज एनक्लोज्ड इन विद इन द सरफेस, मतलब ये चार्ज अंदर होता तो फिर फ्लक्स होता, जब चार्ज ही सरफेस से बाहर है तो फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो। फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ए विल बी इक्वल टू ज़ीरो। एरिया ज़ीरो हो सकता है,
एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता, बैलून की सरफेस जितनी बड़ी है उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ही। जब एरिया ज़ीरो नहीं है, एरिया कैन नॉट बी ज़ीरो, इसका मतलब ज़ीरो आंसर लाने के लिए ई ज़ीरो होगा तभी तो ज़ीरो आंसर आएगा। ई विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये नेसेसरी है कि ई विल बी ज़ीरो इनसाइड द चार्ज बैलून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 is it true that Gauss's law states that the total number of lines of force crossing at any closed surface in outward direction is proportional to net positive charge enclosed in the surface? लंबी स्टेटमेंट है, इसके हम पीसेस करके फिर इसको समझते हैं कि क्या है। Is that true the Gauss's law state that the total number of lines of force crossing any closed surface, total number of lines, आपके पास ये क्लोज सरफेस, इस सरफेस के अंदर चार्ज पड़ा है तभी तो उसमें से लाइन उस सरफेस से बाहर निकल रही है। तो चार्ज पड़ा है यहाँ पर, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक, ये दूसरी, ये थर्ड, फोर्थ, और यूं कुछ सिचुएशन है। क्वेश्चन ये है जी, इज दैट ट्रू द Gauss's law state that the total number of lines of force crossing any closed surface in outward direction is proportional to net positive charge enclosed in the surface? Yes, it is necessary. क्यों? क्योंकि ये ट्रू है बात, क्योंकि Gauss's law के मुताबिक फ्लक्स का फॉर्मूला है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फ्लक्स, और जितना ज़्यादा फ्लक्स उतनी ही ज़्यादा वैल्यू E की, जितना ज़्यादा फ्लक्स उतनी ही ज़्यादा वैल्यू E की, और जब E की वैल्यू बढ़ जाए इसका मतलब वो आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पर कि प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि जब आपने कहा कि फाई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, जब चार्ज ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा हो जाएंगी। एक चार्ज है कम लाइंस है, दूसरा चार्ज रख दें फील्ड लाइंस की तादाद ज़्यादा, तीसरा चार्ज रख दें और ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा तो फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और क्वेश्चन यही स्टेट करता है कि गॉसेस लॉ भी यही है कि जब चार्ज ज़्यादा होगा तो फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यू का रिलेशन अगर निकालें तो एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है इसलिए नहीं लिखा, तो जब चार्ज बढ़ेगा फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी इसमें, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, और क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं या हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो हमने इसके लिए कुछ यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, ये एक पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट और जिस तरह फिज़िक्स से हमारा चलता है, हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव इज़ कंसिडर्ड एज अ हाई पोटेंशियल वाइल नेगेटिव इज़ कंसिडर्ड एज लो पोटेंशियल। आप एक इलेक्ट्रॉन को इस फील्ड के दरमियान में रख दें, सेंटर में, ये किधर को मूव करेगा? अगर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, इट इज़ अंडरस्टूड नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ तो जाने से रहा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। पॉजिटिव प्लेट कौन सी है? इट इज़ अ प्लेट हैविंग हाई पोटेंशियल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो ये था जी आपके चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज, उसके शॉर्ट क्वेश्चन। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और फिर लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12.9। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं को प्रिपेयर करें, इसका मतलब ये है कि करने सारे हैं, इनकी इम्पोर्टेंस एज़ कम्पेयर टू अदर्स ज़्यादा है। तो नेक्स्ट अब जब टॉपिक हम करेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो चलेगा जी
एग्ज़ाम्पल इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं उस पर, और फिर हम उसके बाद इस चैप्टर के आखिरी हिस्से एग्जांपल न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, एमसीक्यूज़ और एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन उसके बाद में डिस्कस होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।